भारतीय महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कई कोशिशें हमारी संसद ने की हैं। भारत की संविधान निर्माताओं ने भी महिलाओं के अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए हमारे संविधान में सभी प्रावधान किए हैं। संविधान में अवसर की समानता दी गई, गरिमा और प्रतिष्ठा से भरा हुआ जीवन जीने का हक दिया गया। इस गरिमा और प्रतिष्ठा में महिलाओं की गरिमा और प्रतिष्ठा का भी समावेश है। अवसर की समानताओं में किसी लिंग का विभेद नहीं किया गया। महिलाओं को भी समान रूप से अवसर दिए गए हैं। संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन की अवधारणा को भी निर्धारित किया गया। इसलिए समानता की इसी अवधारणा और भेदभाव के विरुद्ध आज बात कार्यस्थल पर महिला अधिकारों की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं संसद टीवी और आपका खास कार्यक्रम आपका कानून। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। एक जमाना था जब महिलाएं घरेलू कार्य तक सीमित थीं। समय बदला, सोच बदली, समाज ने प्रगति की। महिलाएं घर से निकलकर कार्यस्थल पर पहुंची, लेकिन महिलाओं को कार्यस्थल पर भेदभाव और यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। दोहरी जिम्मेदारी निभाने के बाद भी समाज ने जिस तरह से महिलाओं के प्रति हीन भावना रखी, उसने एक लंबे वक्त तक महिलाओं को असहज रखा हुआ है। और इसी असहजता से उबारने के लिए कानून ने महिलाओं को कई अधिकार दिए हैं ताकि वे भी बराबरी से जी सकें। इन अधिकारों में गरिमा से जीना यानी कि राइट ऑफ डिग्निटी जैसे अधिकार शामिल हैं। तो आज बात होगी महिला अधिकारों की। कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार हैं क्या? फैक्ट्रियों में जो महिला काम करती हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके लिए क्या नियम हैं? क्या कहता है गर्भावस्था से जुड़ा कानून? यौन उत्पीड़न के खिलाफ क्या है अधिकार? समान कार्य के लिए समान वेतन और दूसरी सुविधाएं महिलाओं को क्या हैं? साथ ही जो विशाखा गाइडलाइंस हैं वो क्या कहती हैं? इस पर करेंगे हम फोकस। तो आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए, जानिए कैसे मिलेगा आपको आपका हक, कैसे करेंगे आप अपने अधिकारों की रक्षा। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट देंगे आपके सवालों का जवाब। आप हमें मेल करें आपका कानून.sansadtv@gmail.com पर। तो आज आपका कानून के इस एपिसोड में हम आवाज उठाएंगे आधी आबादी की, बात करेंगे हमारे अधिकारों की। तो आइए चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं। और ख़ास बात आज के एपिसोड की, जो हमारा ख़ास पैनल है जो हमसे इस पर बात करेगा, जो एक्सपर्ट पैनल है वो भी सब महिलाएं ही हैं। आइए सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करवा दूं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर वागेश्वरी देसवाल। आप प्रोफेसर हैं, लॉ फैकल्टी, दिल्ली यूनिवर्सिटी। बहुत स्वागत है आपका। और साथ ही मेरे साथ संस्कृति पाठक हैं, आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं, सुप्रीम कोर्ट। आपका भी संसद टीवी में बहुत स्वागत। हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ रही हैं कनिका अरोड़ा। आप महिला अधिकारों को लेकर, महिला मामलों को लेकर कानूनी विशेषज्ञ हैं। आपका भी बहुत स्वागत। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर वागेश्वरी मैं आपसे करना चाहूँगी। जब हम महिला अधिकारों की बात करते हैं, खासकर वर्क प्लेस पर, सबसे पहले समझना चाहेंगे, जब एक महिला घर से बाहर निकलती है काम करने के लिए, कई सारी उलाहनाओं के बीच दोहरी जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन वर्क प्लेस पर भी जब उसे भेदभाव का शिकार होना पड़ता है, खासकर उत्पीड़न का, तो ऐसे में महिला के अधिकारों के लिए क्या व्यवस्था है हमारे पास? हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो बात करते हैं कि महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया जाएगा हर एक क्षेत्र में। आर्टिकल 14 कहता है कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा पुरुष या महिला में नहीं हो सकता। आर्टिकल 15 क्लॉज 3 उससे भी आगे एक कदम जाके ये कहता है कि जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ पर हम महिलाओं के लिए स्पेशल कानून बना सकते हैं। और उसके अलावा हमारे संविधान में ही प्रोविजंस हैं कि हमें मैटरनिटी बेनिफिट भी देना है महिलाओं को। ये क्यों है? क्योंकि महिलाएं, जैसे तुमने कहा, दोहरी जिम्मेदारी उठाती हैं, अपने परिवार की जिम्मेदारी, उसके अलावा जब वो कार्यस्थल पे कार्य करने जा रही हैं तो जितनी भी लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो उन्हें अपने पूरे कैपेसिटी से काम करने से रोकती हैं, उन सब लिमिटिंग फैक्टर्स को दूर करना हमारी जिम्मेदारी है। इसी के चलते अब देखो, पहले तो भारतवर्ष में महिलाओं को नाइट शिफ्ट्स में काम करना भी अलाउड नहीं था।
1990s के बाद जब हमारे यहाँ पर इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ, इतने कॉल सेंटर्स वगैरह यहाँ पर खुल गए, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स खुल गए, उसमें 90% तो जो कार्य कर रही थी वो महिलाएं ही थी। लेकिन हमारे यहाँ पर सिवाय डॉक्टर्स के या कुछ एक वर्गों की महिलाओं के, और नाइट शिफ्ट्स में काम करना महिलाओं के लिए अलाउड ही नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये कॉल सेंटर्स में या गवर्नमेंट एक्सपोर्ट यूनिट्स में काम कर रही थी महिलाएं, उनका एम्प्लॉयमेंट इलीगल हो गया। अब काम तो वो कर रही थी लेकिन एम्प्लॉयर की मर्जी थी, तनख्वाह कम दे, कितने ही भी ज़्यादा घंटे उनसे काम करे, कोई लिमिट भी नहीं लगा सकते थे, क्योंकि वैसे तो हमारे कानून में लिमिटेशंस हैं कि डे में कितने घंटे उनसे काम कराया जा सकता है। हमारा कानून ये भी कहता है कि महिलाओं को और पुरुषों को बराबर की हमें वेजेस देनी हैं और उनमें कोई हमें वर्क डिस्क्रिमिनेशन भी नहीं करना है। लेकिन ये सब खूब हो रहा था। ये 2006 में फैक्ट्रीज एक्ट में एक अमेंडमेंट आया और अब उसके बाद ये कहा गया है कि स्टेट वाइज डिसाइड किया जाएगा कि किस स्टेट में महिलाओं को हमें नाइट शिफ्ट्स में अगर काम करने की परमिशन देनी है। हर एक एम्प्लॉयमेंट में एज इट इज़ कोई बार नहीं लगा सकते हैं हम, लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी लगा दी गई है एम्प्लॉयर के ऊपर कि अगर हम नाइट शिफ्ट्स में महिलाओं को काम करने के लिए बुला रहे हैं तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी, उनके पिकअप ड्रॉप की जिम्मेदारी, जहाँ पर वो काम कर रही हैं वो प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, और अगर पार्किंग लॉट्स भी डार्क हैं तो वहाँ भी हमें सीसी कैमरास का प्रावधान करना है। तो ये सारे के सारे अब उनके प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी। अदरवाइज नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है, हम उन्हें प्रोटेक्शन देने के गाब में उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए उन पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाएं। लेकिन अब आप देखिए, हम जैसे कहा कि अगर वो काम करते हुए वो प्रेग्नेंट भी हैं तो भी उनको हमने मैटरनिटी बेनिफिट भी देना है। उसके अलावा हमें इंश्योर करना है कि बहुत ही सेफ वर्किंग स्पेस हो, किसी भी तरीके का कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट वो फेस ना कर पाएँ। उसके लिए पहले 1997 में हमें विशाखा गाइडलाइंस मिली थी, 2013 में हमें पॉश कानून मिला। अब ये कानून इतना अच्छा है जिसमें कि ज़रूरी नहीं कि पहले यौन उत्पीड़न हो उसके बाद ही कानून को इन्वोक करें। ये कानून क्या कहता है, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। हमें इस तरीके से एक सेंसिटाइज्ड एनवायरनमेंट बनाना है जहाँ की महिलाओं और पुरुषों को बराबरी से देखा जाए, बराबरी के अधिकार दिए जाएं। किसी के साथ कोई गलत बर्ताव हो रहा है तो उसे एकदम से रोक देना है, और अगर फिर भी ये चीज़ होती रहे तो फिर उसको हमें एक रिड्रेसल देना है। और अब ये केवल एक सिविल कानून नहीं रहा है। पॉश कानून तो 2013 में जो आया वो एक सिविल लॉ है, लेकिन साथ में ही, और आपको अगर याद हो, निर्भया इंसिडेंट के बाद क्रिमिनल लॉज में भी बहुत बदलाव आए थे, तो 2013 में क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट आया और अब सेक्सुअल हैरेसमेंट को हमने एक क्रिमिनल ऑफेंस भी अलग से मान लिया है। इससे पहले तो हम सिर्फ इसे ईव टीजिंग और मोलेस्टेशन के तौर पे जानते थे 509 और 354 के तहत। ये जो धाराएं हैं ये हमारे भारतीय दंड संहिता की धाराएं हैं, लेकिन अब 354A करके एक स्पेशल प्रोविजन है जो कहता है अगर किसी भी तरीके से किसी महिला के खिलाफ किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता है, हैरेसमेंट होता है, तो अब ये इस पे वो सिविल एक्शन भी ले सकती है और वो क्रिमिनल एक्शन भी ले सकती है। बहुत अच्छे से और विस्तार से आपने बताया। संस्कृति का मैं रुख करना चाहूँगी। संस्कृति, अगर हम आपसे ये समझना चाहें कि संविधान चूँकि हमारे मूल अधिकारों में ही है कि हमें समानता का अधिकार है और ये महिलाओं पर भी लागू होता है, वेजेस के मामले में भी, कार्य के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी, लेकिन अगर मैं सिर्फ स्पेसिफिकली महिलाओं की वर्क प्लेस पे उनके जो लीगल राइट्स उनकी बात करूँ तो संविधान उसकी व्याख्या कैसे करता है? देखिए, स्पेसिफिकली जब एम्प्लॉयमेंट की बात आ जाती है तो आर्टिकल 16 स्पेसिफिकली डील्स विथ एम्प्लॉयमेंट, नो डिस्क्रिमिनेशन सो फार एज एम्प्लॉयमेंट इज कंसर्न्ड जी। एंड हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑल्दो जो एनफोर्सेबल नहीं हैं बट इट इज़ बीइंग अप्लाइड, और इट इज़ आर्टिकल 39, इट टॉक्स अबाउट इक्वल वेजेस फॉर मेन एंड वुमेन विच इज़ ऑल्सो एन एस्पेक्ट ऑफ इक्वालिटी। और फिर आर्टिकल 42 इट टॉक्स अबाउट मैटर्निटी रिलीफ। सो ऑल दीज प्रोविजंस रेड टुगेदर, और पार्ट 9A में अमेंडमेंट हुआ, उसमें पंचायत में 1/3 मिनिमम रिजर्वेशन किया। सो ये सारे प्रोविजंस को आप साथ में पढ़ें तो ये एक्चुअली इक्वालिटी कोड है, जिसपे ना कि सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि A इज इक्वल टू B, बट इनहेरेंट अगर कोई हैंडीकैप रहा है हिस्टोरिकल महिलाओं के लिए तो हम इन प्रोविजन से उनको उभरने का मौका दें ताकि बराबरी इन फैक्ट हो, नॉट ओनली इन लॉ।
बिल्कुल। और हमारे साथ कनिका भी हैं जो कि ऑनलाइन जुड़ी हुई हैं। कनिका, आप महिला अधिकारों को लेकर बहुत जागरूक रहती हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी, वर्क प्लेस पर जिस तरह की समस्याएं महिलाओं को आती हैं, आमतौर पे जो सबसे बड़ी समस्या है, जो गर्भावस्था के दौरान कई बार ये देखा गया है कि वर्कलोड होता है, या तो उन्हें कहा जाता है कि आप लीव विदाउट पे चले जाइए, स्टिल कि हमारे पास कानून है इसे लेकर। कई बार उनको मेंटली हैरेस किया जाता है। कई बार महिलाओं को ये भी लगता है कि हमारे करियर ग्रोथ जो है वो इस दौरान रुक गई। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, शायद यही वजह है कि इस कारण बहुत सारी महिलाएं कंसीव ही करना नहीं चाहती, या अगर एक बच्चा हो गया तो अब दूसरा तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमें फिर हमारा जो करियर है वो स्टॉप हो जाएगा। तो वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए क्यों नहीं ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता जिससे उन्हें कहीं से ना लगे कि गर्भावस्था या फिर जो उनकी फिजिकल चीज़ें हैं उसकी वजह से उनका करियर कहीं स्टॉप हो रहा है? जी हाँ, मैं इस बारे में बिल्कुल बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये लॉ से थोड़ा अलग होकर जो एम्प्लॉयर्स की या जो हमारे वर्क प्लेस पे हमारे बॉसेस हैं उनकी मेंटालिटी पे बात आती है। जैसे कि अभी कहा गया था कि 12 हफ्तों से 26 हफ्ते कर दिया गया है मैटरनिटी बेनिफिट का लीव। तो इसमें काफ़ी लोगों ने ये कहा कि ये जो 26 हफ्ते हैं इसमें ये औरतों के लिए नुकसान है फ़ायदे से ज़्यादा, क्योंकि ये और भी ज़्यादा लंबी छुट्टी है जो शायद एम्प्लॉयर्स नहीं देना चाहेंगे। इसको थोड़ा सा ठीक करने के लिए कहीं पे ये लिखा गया, कहीं पे हमारे लॉ ने ये प्रोविज़न डाला है कि जहाँ पे भी एक महिला के 2 से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पर ये जो छुट्टी है वो कम करके 12 हफ्ते कर दी जाएगी। और साथ में हमारा जो लॉ है वो काफ़ी चीज़ें महिलाओं के लिए और नया लाया है, जैसे कि वर्क फ्रॉम होम। तो यहाँ पे महिला वो छुट्टियां लेने के बाद चाहे तो आगे वर्क फ्रॉम होम भी कर सकती हैं, पर ये सब वो उन 26 हफ्तों के बाद कर सकती हैं। तो अभी इस समय पे ये सबसे बड़ा एक तरीके का फायदा भी है औरतों को, क्योंकि उनको अपने और अपने परिवार के ध्यान रखने का समय मिलता है, पर एक तरीके से एक नुकसान की तरह भी इसे देखा जा रहा है कि 26 हफ्ते बहुत लंबा पीरियड है। मेरे हिसाब से 26 हफ्ते बहुत ज़रूरी है, और हमारा जो लॉ है उसने काफ़ी सारे सेफगार्ड्स अपने अंदर ऐसे डाले हैं जिसके तहत कोई भी एम्प्लॉयर ऐसी किसी महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकता। जैसे कि नंबर ऑफ डेज की अगर किसी भी औरत ने 80 दिन पिछले 1 साल में 80 दिन काम किया है तो उनको ये छुट्टी मिलेगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं चाहे वो परमानेंट वर्कर्स हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से टाइप के वर्कर्स हैं। और दूसरा, इस समय पे अगर उनके साथ कभी ऐसा कुछ होता है कि उनको पेमेंट नहीं दी गई या फिर उनको जॉब से निकाला जा रहा है, तो लॉ ने ही अथॉरिटीज क्रिएट करी हैं एक्ट के अंडर, इंस्पेक्टर्स बनाए हैं एक्ट के अंडर, कि महिला चाहे तो जाकर उनको कंप्लेन कर सकती है। इसके अलावा रही बात कि ऐसा क्या किया जा सकता है वर्क प्लेस पे कि वो कंफर्टेबल फील करे, वो तो एक एम्प्लॉयर की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है। इसमें पैटर्निटी लीव का भी एक बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अभी सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दी जाती है 15 दिन के लिए। अगर पैटर्निटी लीव को इंक्लूड किया जाए और हस्बैंड्स को भी, फादर्स को भी लीव दी जाए, तो उस तरीके से एक इक्विलिब्रियम, एक इक्वालिटी की पहल की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से पैटर्निटी लीव एक बहुत अच्छा सोल्यूशन रहेगा इस केस में, पर वो इम्प्लीमेंटेशन पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल। डॉक्टर वागीश्वरी, अगर हम बात करें कि कई बार क्या होता है कि अगर आप कंसीव कर चुकी हैं, कई बार उस समय आप इंटरव्यू देने नहीं जा सकती, या फिर आप उस दौरान आपको लगता है आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एम्प्लॉयर भी आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। ये बहुत दुखद सिचुएशन है। हालांकि कनिका ठीक कह रही थी कि एम्प्लॉयर की मेंटालिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे लगता है इसको लेकर भी एक ऐसा कानून बनना चाहिए या इसमें और अमेंडमेंट होनी चाहिए कि महिलाओं की जो ये चीज़ें हैं इसको लेकर उन्हें कहीं से कम ना आंका जाए, बल्कि फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो अपने कार्य क्षेत्र में और उत्साह के साथ आगे आएँ और काम करें, आगे बढ़ें। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने अमृता, क्योंकि देखिए ये कोई उनके लिए एक डिस्क्वालिफिकेशन का काम नहीं करना चाहिए। इसमें ना मैं एक आपको केस बताना चाहूँगी। मीरा माथुर का एक जजमेंट आया था पहले, जिसमें क्या हुआ था कि जब वो महिला LIC में नौकरी के लिए अपना आवेदन देने गई तो उससे एक लंबा चौड़ा फॉर्म भरवाया गया और उसमें उससे पूछी गई बहुत सारी बातें, जिसमें कि उसका डेट ऑफ लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड भी पूछा गया था। अब वो ये क्यों जानना चाहते थे, ये असर्टेन करने के लिए कि वो कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं या होने वाली। हाँ, नहीं, और अगर वो प्रेग्नेंट है तो फिर उसको वो नौकरी नहीं देते। तो उस औरत ने वो जो डेट थी वो गलत उसमें भर दी,
और फिर जब बाद में पता लगा कि वो उस टाइम पर प्रेग्नेंट थी तो उसको नौकरी से निकाला गया। तो उसने कोर्ट में जा कर के जब इसके खिलाफ उसने अपनी आवाज़ उठाई तो कोर्ट ने कहा कि फॉर्म में इस तरीके के कॉलम्स बनाना जो महिला से इस तरीके की बातें पूछें विच विल रिवील द मोस्ट प्राइवेट ऑफ हर मतलब थिंग्स विच शी डज नॉट वांट टू बी इन द पब्लिक डोमेन, नाउ दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और ऐसे कह करके और उसकी नौकरी उसको फिर से दिलाई गई थी। और ये तो हमारे कानून में प्रोविजंस तो इसके लिए पहले से भी हैं, लेकिन इस जजमेंट के बाद इस बात के ऊपर काफ़ी चर्चा हुई और ये पब्लिक डोमेन में आई, महिलाओं को भी इस बात का पता लगा। देखिए, कानून के हिसाब से हम किसी महिला के खिलाफ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं कि ये प्रेग्नेंट है तो इसको नौकरी नहीं दी जाएगी। ये बिल्कुल ही सरासर गैर कानूनी है। और अगर वो प्रेग्नेंट है भी तो जैसे ही उसकी डिलीवरी होगी उसके बाद उसे 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव दी जाएगी विद ऑल द बेनिफिट्स एंड ऑल। उसके अलावा अगर गॉड फॉरबिड अगर वो मिस कैरी कर जाती है या उसका एबॉर्शन हो जाता है तो ऐसे मामले में भी उसे एक छुट्टी का प्रावधान है, लेकिन वो छुट्टी 26 हफ्ते की नहीं होती, उससे कम होती है। उसके अलावा अब तो कानून में इतने प्रोविजंस आ गए हैं अमेंडमेंट के बाद कि अगर एक महिला बच्चा अडॉप्ट करती है तो भी उसे मैटरनिटी लीव दी जाती है। अगर वो कमीशनिंग मदर है, मतलब अगर वो अपना एग देती है जिसे एक एम्ब्रियो को फर्टिलाइज करके किसी दूसरी मदर में प्लेस किया जाता है, तो उस केस में भी उसको दिया जाएगा। देखिए, मदरहुड तो एक ऐसी चीज़ है दैट हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड। और औरतें जो ये काम करती हैं also. हाँ, yes, it's a salute to all women who choose to be mothers. I mean, and it doesn't, यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी, if a woman doesn't want to be a mother, that doesn't make her any less of a woman. और if a woman doesn't have children, उसमें भी उसकी टोटल अपनी चॉइस होनी चाहिए। लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि इस वजह से हमें औरतों को नौकरी पे नहीं रखना है क्योंकि वो फिर कल को प्रेग्नेंट हो जाएंगी तो हमें लीव देनी पड़ेगी, लीव के साथ उन्हें मैटरनिटी बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। तो ये एक गलत सोच है जिसको दूर करने के लिए हमारे पास कानून बिल्कुल है। ये असंवैधानिक भी है और महिला के अधिकारों का हनन भी है। संस्कृति, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, जब भी वर्क प्लेस पर उत्पीड़न या यौन हिंसा की बात होती है तो विशाखा गाइडलाइंस जो है उसका जिक्र ज़रूर किया जाता है। मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को एक बार आप विशाखा के बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, विशाखा इज़ अ लैंडमार्क जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना आर्टिकल 141 का पावर एक्सरसाइज करके कोर्ट ने पाया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट के फील्ड में लॉ नहीं है, देयर इज़ अ लैक्यूना, बट right against sexual harassment was a fundamental right to dignity of the woman, and also it arose from equality. तो आर्टिकल 32 फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 141 रेड टुगेदर उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी। ये डिफाइन किया पहले कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या है। उसमें ना कि सिर्फ वो ओवर्ट एक्शंस हैं जहाँ पर आप सेक्सुअल फेवर्स मांग रहे हैं, बट एनीथिंग विच इज़ सेक्सुअली कलर्ड। सो इट वाज डिफाइंड बाय कोर्ट वेरी वाइडली। और उन्होंने कहा कि हर इस्टेब्लिशमेंट में एक कंप्लेंट मैकेनिज्म, रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए जहां पर एक डिस्क्रीट और एक्सपीडिशियस और इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, जहां पर जो कॉम्पोजिशन में एटलीस्ट 50% वुमेन हो, एनजीओज का पार्टिसिपेशन हो, और फिर डायरेक्ट किया कि कानून बनाया जाए। अनफॉर्चुनेटली कानून बनने में काफ़ी समय लग गया, 2013 में लॉ आया, बट काफ़ी एग्जॉस्टिव लॉ है। So, and that law takes care of not only big establishments, but also smaller establishments where it is not possible to constitute a committee, which is done by the district committee. So far as sexual harassment is concerned, Vishakha judgment is a landmark judgment so far as rights of women at workplace are concerned. बिल्कुल। कनिका, मैं आपसे ये समझना चाहूँगी कि वर्क प्लेस पर अगर कोई महिला उत्पीड़न का शिकार होती है, आमतौर पे ये देखना चाहता है कि जो सबसे बड़ा डर होता है कि नौकरी चली जाएगी, अपने ही सुपीरियर बॉस के खिलाफ हम कैसे जाएं, जो अदर एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें किस तरीके से देखेंगे, इतने सारे डर एक महिला को जकड़े रहते हैं कि वो कहीं ना कहीं उस उत्पीड़न को सहती है या बर्दाश्त करती है। यहाँ पे मैं आपसे समझना चाहूँगी, अगर उत्पीड़न हुआ है तो आपकी क्या सलाह है एक महिला को, वो कैसे आगे प्रोसीड करें, कैसे आगे बढ़ें उसे लेकर?
जी, तो इसमें एक महिला के पास 2 तरीके हैं जिससे वो आगे प्रोसीड कर सकती है। पहली चीज़ तो कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी, किसी भी कंपनी में इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी जहाँ पे 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हैं, वहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है। पहली चीज़ तो उस महिला को ये देखना है कि इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी है कि नहीं, और वहाँ पे उनको कंप्लेंट करने की ज़रूरत है। हादसे के 3 महीने तक वो महिला कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी में यूजुअली एक सीनियर एम्प्लॉय होती है, 2 और एम्प्लॉयज होते हैं और कोई ना कोई एनजीओ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो वहां पर वो अपनी एक रिटन कंप्लेंट फाइल कर सकती हैं 3 महीने के अंदर, और उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर अंदर वो जो कमेटी है वो ये कंप्लेंट जिसने महिला के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है उसको ये रिपोर्ट भेजती है। और उसके बाद महिला के पास एक ऑप्शन होता है कि क्या चाहे तो वो आपस में बात करके ये मामले को वहीं पे निपटा सकते हैं, जिसको हम कंसिलिएशन बोलते हैं, कि वो आगे इस कंप्लेंट को ना लेके जाए, और इसमें वो माफ़ी मंगवा सकती हैं, वो जिसने ये उनके अगेंस्ट किया है। और ये चीज़ भी है कि सेक्सुअल हरासमेंट कोई मेल या फीमेल कोई भी कर सकता है, तो जिसने भी ये हरासमेंट की है उससे माफ़ी मंगवा सकती हैं, उनका ट्रांसफ़र करवा सकती हैं। अगर वो सुपीरियर हैं उनको एज अ सुपीरियर हटवा सकती हैं, तो उनके पास ये पावर्स होती हैं, और ये सारे डिसीजंस इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी भी उनके बिहाफ पे ले सकती है आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट, जिसको होने में 90 डेज का टाइम दिया जाता है कि 90 डेज के अंदर अंदर वो कंप्लेंट का एक फाइनल सोल्यूशन, फाइनल डिसीजन आता है। उसके बाद वो महिला अगर उस डिसीजन से खुश नहीं है तो वो और 90 दिन में उसके अगेंस्ट अपील भी फाइल कर सकती हैं। तो एक तरीका है जिसमें वो इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी के पास जा सकती हैं। दूसरा तरीका है कि हमारा जो इंडियन पीनल कोड है उसमें सेक्शन 354A के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट एक कानूनी अपराध है, तो वो चाहे तो वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर, किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकती हैं जिन्होंने उसके अगेंस्ट हरासमेंट की है, और उसकी सजा 3 साल, जुर्माना या दोनों है। तो ये 2 तरीके हैं जिससे एक महिला आगे बढ़कर कंप्लेंट करती है। और रही बात कि उनको बहुत डर रहता है, तो जैसे कि पहले कहा गया, जो हमारा पॉश एक्ट है वो बहुत ही अच्छे से बनाया गया है, जहाँ पे प्रिवेंशन, प्रोटेक्शन की बातें करी गई हैं, जहाँ पे सेंसिटाइजेशन की भी बातें करी गई हैं। तो आप पहले जैसे ही वर्क प्लेस में जाएंगे सबसे पहले आपको ये बताया जाता है कि ये लॉ है और आपको इसको फॉलो करना है। तो और आपस में भी वो सॉलिडारिटी बना के रखनी है महिलाओं को, जहाँ पे वो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और ऐसे मामलों को आगे ला सकती हैं। तो आई थिंक ये 2 तरीके हैं जिससे कोई भी महिला आगे जाके ऐसी कंप्लेंट फाइल कर सकती है। जी संस्कृति, ऐसे मामलों में महिलाओं को 0 FIR का भी अधिकार है। ये 0 FIR क्या है हमारे दर्शकों को देखिए, जो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का जो प्रॉब्लम आता है कि यहाँ नहीं हुआ है वहाँ हुआ है, सो 0 FIR टेक्स केयर ऑफ दैट सिचुएशन। ठीक है, द टेरिटोरियल आप कहीं से भी FIR फाइल कर सकते हैं और वो बाद में आपके जुरिडिक्शन में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी कि इसे 0 FIR इसलिए कहा जाता है, जैसे संस्कृति ने बताया कि जहाँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन होता है वहीं पर हमें FIR रजिस्टर करना होता है, तो वहाँ पर पुलिस वाले क्या करते हैं, एक रजिस्टर होता है जिसमें हम सारी FIR लिखते हैं और उनको नंबर दिया जाता है। लेकिन जो वारदात उनके जुरिस्डिक्शन में नहीं होती, अगर उन्हें उस चीज़ की भी खबर मिलती है तो वो FIR रजिस्टर से करने से मना नहीं कर सकते। वो उसकी इंफॉर्मेशन फिर भी अपने रजिस्टर में लिखेंगे, लेकिन उसको नंबर नहीं देंगे। दैट इज वाई इट इज 0 FIR। और यहाँ पुलिस वालों की जिम्मेदारी है कि वो जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है जहाँ पर उसकी एक्चुअल में FIR रजिस्टर होनी चाहिए थी, अब वो खुद उसे वहाँ ट्रांसफ़र करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी जिम्मेदारी बन जाती है उसे ट्रांसफ़र करने की। ये बहुत एक अच्छा अधिकार है जिसकी जानकारी महिलाओं को होनी चाहिए। डॉक्टर बागेश्वरी, मैं आपसे यहाँ समझना चाहूँगी कि वर्क प्लेस पर हमने ये जान लिया कि किस तरीके से हमें आगे बढ़ना है अपने अधिकारों को लेकर, लेकिन एक फ्री लीगल एड है जो महिलाएं उसकी पात्र हैं। हम जानते हैं कि जो मुफ्त कानूनी सहायता है उसे लेकर बहुत सारी महिलाओं में जानकारी नहीं है। थोड़ा सा इसे भी लोगों को बताएं कि कैसे हम फ्री लीगल एड जो है वो पा सकते हैं अपने अधिकारों की रक्षा के लिए। देखिए, फ्री लीगल एड कई लेवल्स पे चलाया जाता है। एक तो जो फ्री लीगल एड है जो हमारे कोर्ट्स में दिया जाता है, अगर किसी को आवश्यकता है तो उसे कानूनी सलाह दी जाती है, वकील की सहायता दिलाई जाती है। उसके अलावा जो लॉ कॉलेजेस होते हैं ना, तो वहाँ पर एक बहुत ही
अच्छे स्तर पे काम किया जाता है, जहाँ की वो लीगल एड कैंप्स लगाते हैं, क्योंकि एक लीगल एड सेल बनाया जाता है वहाँ पर। और वहाँ पर क्या किया जाता है कि PLVs को हम ट्रेन करते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पैरा लीगल वॉलंटियर्स। और हर एक लॉ कॉलेज में अब ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, कि वहाँ पर एक सेपरेट रूम बनाया जाएगा, डेजिग्नेटेड लीगल एड सेल जो होगा, जहाँ पर कि जिसको भी आवश्यकता है वो जाए, वहाँ पर अपनी कानूनी सलाह ले, सहायता ले। उसके अलावा वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हमने ट्रेन किया है, वो भी जगह जगह उनके आसपास जितने भी कस्बे, बस्ती, जो भी आसपास के एरियाज़ हैं जहाँ की उन्हें लगता है कि शायद लोगों में अवेयरनेस कम है, वहाँ जा कर के वो लोगों की मदद करें, उन्हें बताएं उनके कानूनी अधिकारों के बारे में। और सिर्फ ये नहीं कि महिलाओं को ही अगर कोई स्पेशल प्रॉब्लम है तो उसमें मदद करें, वो तो ऐसी मदद भी करते हैं। वो बच्चे जैसे किसी को आधार कार्ड बनवाना है, पैन कार्ड बनवाना है, तो उसमें भी उनकी सहायता करते हैं। और उसके अलावा अगर किसी महिला को कोई कानूनी सहायता चाहिए तो वो क्या करते हैं, साथ में एक लॉ का प्रोफेसर जुड़ा होता है जो कि उन्हें कानूनी सलाह देते हैं। अगर वकील की ज़रूरत होती है तो वकील भी उनका कराया जाता है। और क्या उन्हें रिलीफ चाहिए, जैसे अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिला है तो उसे प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास ले जाना है, या अगर कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट से पीड़ित महिला है तो उसको बताना है। जैसे कि अब जो ये पॉश एक्ट है, एक तो इसमें कार्यस्थल की डेफिनेशन बहुत ही ब्रॉड है। जैसे इसमें ज़रूरी नहीं कि जो महिला वहाँ नौकरी करती है केवल वही प्रोटेक्टेड होगी। अगर आप काम के सिलसिले में कहीं भी गई, सपोज़ आप अपने बच्चे की फ़ीस जमा कराने गई, सपोज़ आप बैंक में पैसे जमा कराने के लिए गई हैं, या फिर आप बिजली बोर्ड में बिल जमा कराने गई हैं, कार्य के सिलसिले में आप जहाँ भी गई हैं, अगर वहाँ पर आपके साथ कोई भी गलत हरकत होती है तो आपके पास अधिकार है कि आप उसकी शिकायत करें। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर आपके साथ वहाँ काम करने वाले किसी एम्प्लॉई ने आपके साथ कोई गलत दुर्व्यवहार किया तो वहाँ की जो इंटरनल कमेटी है आप उसके सामने शिकायत करेंगे और वो एक्शन लेंगी। लेकिन सपोज़ वहाँ भी कोई और बाहर का आया हुआ था जिसने आपके साथ ऐसी हरकत कर दी, तो फिर वहाँ का जो एम्प्लॉयर है उसकी जिम्मेदारी है कि वो आपकी सहायता करे कि आप पुलिस के पास जा कर के FIR रजिस्टर कराएं। और ये जो पॉश कानून है ये सिर्फ जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वहीं काम नहीं करता है। जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में, जैसे कि अगर देखा जाए, हमारे देश की जो मेजॉरिटी महिलाएं हैं वो तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करती हैं। जैसे हमारे घर में काम करने वाली बाई आती है, हम कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे देखते हैं जो मजदूरी करती हैं औरतें, या जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो खेती वगैरह में एम्प्लॉयड हैं। अब ऐसी औरतें जो दिहाड़ी मजदूरी कर रही हैं उनके लिए सेक्सुअल हैरेसमेंट एक रोज़मर्रा की चीज़ है। उसके खिलाफ वो शिकायत करने का ना तो उन्हें ये पता कि ऐसा कोई कानून है बिल्कुल कि जिसके तहत हम प्रोटेक्टेड हैं, ना उन्हें ये पता कि इसके खिलाफ हम कहाँ शिकायत करेंगी। मोर ऑफन देन नॉट उनका उत्पीड़न करने वाला उनका एम्प्लॉयर ही होता है। उस एम्प्लॉयर की शिकायत कर दी तो उनकी तो जो दिहाड़ी है वो मारी जाएगी। तो ऐसे केसेस में भी ये जो पॉश कानून है ये एक लोकल कंप्लेंट्स कमेटी बनाने की बात करता है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर क्या करता है कि कमेटी के साथ साथ नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करता है। और वो नोडल ऑफिसर्स क्या होता है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक, तालुका, तहसील, म्यूनसिपैलिटी, वार्ड एरिया है, उसमें हर एक एरिया में एक अलग नोडल ऑफिसर बनाया जाएगा जो कि उस कमेटी और उस पीड़ित महिला के बीच की कड़ी का काम करेगा। और वो नोडल ऑफिसर क्या करेगा, चाहे अवेयरनेस स्प्रेड करनी हो, मुनादी कराए, पोस्टर बनाए, जहां उसे पता लगे किसी महिला के साथ ऐसी हरकत हुई है, जाकर के उसे उसके कानून के अधिकार समझाए और उसकी मदद करे कि वो शिकायत करे और उसको बताए कि आपको कॉम्पनसेशन दिलवाया जाएगा। यहाँ पर दरअसल आपकी जानकारी, आपकी जागरूकता ही आपका सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है और इसे जानना बहुत ज़रूरी है। इतनी अच्छी चर्चा, इतनी इन्फॉर्मेशन और सवाल भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे दर्शकों ने भी पूछा है, लेकिन वक्त की कमी है। मैं कोशिश करूंगी कि इसी कार्यक्रम की एक कड़ी हम और लेके आएं ताकि और इस विषय को विस्तार से अपने दर्शकों को समझा पाएं। बहुत शुक्रिया आपका संस्कृति, कनिका और वागेश्वरी। चूंकि वक्त की कमी है इसलिए मुझे यहाँ पे कार्यक्रम को विराम देना होगा, लेकिन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने पर ही आप अपने साथ ही अपने घर, कार्यस्थल या समाज में होने वाले किसी भी अन्याय के खिलाफ लड़ सकती हैं। तो जागरूक बनिए, जानकारी रखिए और अपने अधिकारों को जानकर अपना सुरक्षा कवच तैयार करिए। और इसके लिए देखते रहिए आपका कानून, सिर्फ संसद टीवी पर। नमस्कार।